स्वागत है आपका मुकाबला में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुए दंगे की आंच दिल्ली तक पहुंच गई है। 4 राज्यों में रामनवमी पर हुई हिंसा को मोदी विरोधी ध्रुवीकरण कह रहे हैं, बीजेपी तुष्टीकरण कह रही है। बीजेपी और विपक्ष तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की व्याख्या कर रहे हैं। इस बीच नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों में संतुष्टीकरण का नया फ्रेज जोड़ दिया है। मोदी ने मध्य प्रदेश में एक जनसभा में कहा कि पहले तुष्टीकरण को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाती थी, अब सरकार का फोकस संतुष्टीकरण पर है और हर योजना का बेस भी यही है। संतुष्टीकरण, तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के इस नैरेटिव के बीच बंगाल के हावड़ा में हुए दंगों की पर एक अलग तरह की सियासत शुरू हो गई है और इसी मामले पर मुकाबला में आज हम बड़ी बहस करेंगे। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की, स्वागत है आपका। विनोद बंसल हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता वीएचपी, स्वागत है आपका। वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम, स्वागत है आपका। स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्रवक्ता टीएमसी, आपका भी स्वागत है। और देवकी नंदन ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, कथावाचक है, धर्मगुरु है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर रहा हूं टीएमसी के प्रवक्ता से, स्वयं प्रकाश जी से। स्वयं प्रकाश जी, बीजेपी आरोप लगा रही कि 100 मीटर का जो एरिया था, अगर वहां पर पुलिस उचित व्यवस्था करती, पश्चिम बंगाल की सरकार उचित व्यवस्था करती, तो ये होता ही नहीं, इस तरह का दंगा भड़कता ही नहीं और ये शांतिपूर्वक ये यात्रा निकल जाती। चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार की मंशा ठीक नहीं थी और उनका जो पूरी राजनीति है वो ध्रुवीकरण पर आधारित है, तुष्टीकरण पर आधारित है, इसलिए इस दंगे को होने दिया गया और सुरक्षा में लापरवाही बरती गई। स्वयं प्रकाश जी। जी देखिए, आपने जो सवाल उठाए हैं ये बहुत सोचनीय है कि इससे लाभ किसको होने वाला है। पश्चिम बंगाल के अंदर में आपको पता होना चाहिए, दुर्गा पूजा होती है, लाखों लोग विसर्जन में जाते हैं, लाखों लोग उस आनंद को लेते हैं। पश्चिम बंगाल में रमजान भी मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में 1000 से ज्यादा रैलियां निकाली गई, रामनवमी के जुलूस निकले। पश्चिम बंगाल में जब क्रिसमस होता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता अगर कलकत्ता को रिप्रेजेंट करता है तो उनको पता होना चाहिए कि लाखों लोग क्रिसमस मनाने पार्क स्ट्रीट एरिया में जाते हैं। कुछ भी नहीं होता है। रामनवमी में सुसज्जित तरीके से ये लोग जो जुलूस निकालते हैं, रामचंद्र जी के नाम को आगे करके इस जुलूस में इन्होंने, आप क्रोनोलॉजी को समझना होगा कि कुछ दिन पहले हमारे प्रतिपक्ष के नेता पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी जाते हैं, अमित शाह जी से मिलकर के आते हैं। 29 तारीख को, जिस दिन रामनवमी के एक दिन पहले श्याम बाजार में बैठ करके वो मंच पर से भाषण देते हैं कि आप टीवी पे नजर रखिएगा। बहुत शांतिपूर्वक सब जगह से काम हुआ, एक जगह पर ही झमेला क्या हुआ, पिछले साल भी वहां झमेला हुआ था, थोड़ा बहुत झमेला हुआ, मगर उनको बढ़ाना है। रिवॉल्वर लेकर के कौन रामनवमी की जुलूस निकालता है, मुझे बताइए। तलवारें लेकर के रामनवमी की जुलूस निकाली गई, प्रोवोक किया गया। प्रोवोक कर करके अब ये वो काउंटर गेम खेल रहे हैं कि ममता बनर्जी, अरे प्रदेश के अंदर में 100 से ज्यादा जगह पे रामनवमी की जुलूसों पे हंगामा हुआ है, उसके ऊपर में कोई हल्ला, कोई चर्चा नहीं है। देश के अंदर में गवर्नर को फोन किया जाता है, पश्चिम बंगाल के गवर्नर को, यहाँ पे एक छोटी सी भी कोई बात होती है उसके लिए, देखिए कोई भी कहीं भी हिंसा हो, आपको ये छोटी सी बात लग, वो दुर्भाग्यपूर्ण, सुनिए स्वयं प्रकाश जी, दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्भाग्यपूर्ण। स्वयं प्रकाश जी, आप ये छोटी सी बात कहते हैं आप इसको? महाराष्ट्र में 4, आप गुजरात में कितने लोग नहीं, तो फिर पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए। अगर महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में हुआ, अगर और राज्यों में इस तरह के हालात पनपे, तो फिर क्या पश्चिम बंगाल में भी आपको इसके लिए छूट मिल जानी चाहिए? समझिए कि नहीं, क्रोनोलॉजी तो पूरा देश समझ रहा है, उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप बताइए कि और राज्यों में हो रहा है तो इसके लिए आपको ग्रांट मिल जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में भी होगा और आपकी सरकार को इसके लिए छूट होनी चाहिए। सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को कुछ भी तरह से आप ये मत बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर, देखिए अभी वहां शांतिपूर्ण माहौल बनाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया में नफरत का जो माहौल, ये विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये कर रहे हैं, आरएसएस के लोग। स्वयं प्रकाश जी, सोशल मीडिया पर जो हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, आप वो बात बताइए जो हावड़ा में हुआ। हावड़ा में आपकी सरकार है, आप दाएं बाएं मत जाइए, आप लाइन पर रहिए और बताइए, आपकी सरकार के होने के बावजूद जब वार्निंग थी, जब वो सेंसिटिव एरिया था, आपने वहां पर प्रॉपर डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं किया? पुलिस के जवान वहां पर क्यों नहीं थे? कम मात्रा में क्यों थे, जब आपको पता था ऐसा हो सकता है? विश्व हिंदू परिषद के व्यक्तियों ने क्यों जुलूस निकाली? जहांगीरपुरी के अंदर में अमित शाह जी ने परमिशन नहीं दिया, वहां भी बिना परमिशन जुलूस निकली। तो ये क्या तरह की गुंडा? रामनवमी का जुलूस हिंदुस्तान में नहीं तो पाकिस्तान में निकलेगा क्या, स्वयं प्रकाश जी?
अरे ये बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नहीं है, बात लॉ एंड ऑर्डर की है। तो ये लॉ तो एंड ऑर्डर, संविधान की लॉ है। एंड ऑर्डर आप पाकिस्तान लॉ का एंड ऑर्डर दुरुस्त को नहीं करेंगे, पढ़ेंगे हिंदुस्तान का क्या? दुरुस्त लॉ करेंगे। एंड ऑर्डर अगर आपने परमिशन, आपको अगर नहीं मिला है, आपको एक गाइडलाइन दी गई है कि 5 बजे आपको जुलूस खत्म करना है, आप डीजे मत बजाइए, आपका संविधान आपको बंदूक लेकर के रामनवमी की जुलूस निकालने बोलता है क्या? जी। इस तरह के आप कैसे डिबेट कर रहे हैं? गाइडलाइन आपको फॉलो सोचना नहीं चाहिए। किया गया और ठीक है, फॉलो नहीं आपका ये करेंगे आरोप है, आपका ये आरोप है, मैं इस पे आरोप सवाल ले नहीं लूंगा। है। अपराजिता सारंगी है बीजेपी से जवाब देने के लिए, आप कह रहे हैं कि गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया। मैं एक गाइडलाइन सवाल फॉलो वारिस नहीं है। पठान से ले लेता हूं, फिर मैं अपराजिता जी के पास और विनोद बंसल जी के पास आ रहा हूं। वारिस पठान जी, तुष्टीकरण या ध्रुवीकरण? देखिए साहब, आप पूरे देश भर के अंदर, चाहे आप गुजरात देख लो, महाराष्ट्र देख लो, यूपी देख लो, बिहार देख लो, वेस्ट बंगाल देख लो, हर तरफ ये जो वायलेंस, हिंसा हो रही है, इसकी वजह तो पता करना पड़ेगा ना। अब हम लोग को जो समझदारी से जो समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है, वो साफ है कि पहले आप रामनवमी के जुलूस के नाम की एक परमिशन लेते हो, पुलिस आपको बोलती है कि आप इस रूट से मत लेकर जाओ, आप उस रूट से लेकर जाते हो। उसके बाद में आपको कहीं एक मस्जिद दिख जाता है, आप वहाँ पे खड़े रह के चिल्लाते हो, नारेबाजी करते हो, JSR के नारे लगाते हो। अब जुलूस के अंदर आप तलवार लेके घुस रहे हो, जुलूस में आप बंदूकें लेके घुस रहे हो। अभी बताइए कौन सा पीसफुल प्रोसेशन है? उसके बाद नारेबाजी, जोर से डीजे बजाना, मस्जिद में ललकारना, उसके बाद जब कोई सामने से आए तो फिर देखिए क्या हो जाता है। तो ये तो पुलिस प्रशासन की जवाबदारी, जिम्मेदारी बनती है ना, कि उनको पता है हर साल रामनवमी का जुलूस निकलता है, आप त्यौहार बनाइए, त्यौहार किसी को बनाने का, सबको बनाने का अधिकार है। मगर ये होता क्यों है? उसके लिए तो पुलिस को जांच पड़ताल करनी चाहिए। फिर होता क्या है, एक समुदाय के ऊपर आप ढकेल देते हो कि ये आए, इन्होंने और ये कर दिया। अरे आपको पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, प्रोवोकेशन किसने किया, नारे किसने लगाए, बंदूकें लेके कौन गया, तलवार लेके कौन गया, मस्जिद के मीनार पे भगवा झंडा लेके कौन चढ़ गया, और उसके बाद आप देखिए हर त्योहार को, वारिस पठान जी, वायरल है जी, अरे विवेक, वारिस पठान जी, विवेक पूरे गुजरात सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना आप मेरी बात। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत की कि मस्जिद 2002 कर देंगे। आप बताइए, एक सेकंड वारिस पठान जी, आप देखिए, आप अपना बयान दीजिए, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे एतराज इस बात पर है कि आप कहते हैं कि रामनवमी की जुलूस निकाली जाती है, कहीं कोई मस्जिद दिख गया तो वहां जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और प्रोवोक करने की कोशिश की जाती है। क्या एक पर्टिकुलर इंसिडेंट सिर्फ हावड़ा के बारे में बात करें, या फिर पूरे आप हर जगह के रामनवमी जुलूस के बारे में बात करें? और जहां तक आप तलवारों की बात करें और दूसरे हथियारों की बात करें, जो पारंपरिक हथियार हैं, आप मुझे बताइए, मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है तो हाथ में गुलदस्ता होता है क्या? अब बताइए मुझे कि जब मुसलमानों ने जुलूस निकाले, इतने वर्षों से जुलूस निकलते आ रहे, कहीं भी कोई जाकर किसी मंदिर के सामने कोई खड़ा हुआ, वहां पे जोर से डीजे बजाया, मंदिर की छत पर चढ़ के, क्या अरे ये तो जांच का विषय है ना वारिस पठान जी, जांच का विषय है। आप हर रामनवमी के जुलूस को कहते हैं कि मस्जिद देखते ही नारे शुरू कर देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। निष्पक्ष अरे हो रहा है। सुनिए विवेक, मैंने तो स्टार्टिंग में कहा कि मैं महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, बिहार शरीफ, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों की जहां पे घटना हो रही है रामनवमी के अवसर पर, वहां की मैं बात कर रहा हूं। और मैं तो ये चाहता हूं कि जहां जहां भी घटना हुई है ना विवेक, वहां के सीसीटीवी फुटेजेस तो है सरकार के पास, तमाम सीसीटीवी फुटेजेस दिए जाए, एक स्पेशल हाईकोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज इसको इन्वेस्टिगेट करे, पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये हर साल का जो ये चल रहा है, ये पब्लिक के सामने आना चाहिए ना कि कौन कर रहा है। हमने तो यहां तक कहा था, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि सीसीटीवी के आधार पर इस मामले की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अपराजिता सारंगी, कौन कर रहा है ऐसा? ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। आप सबको मेरा नमस्कार। तुष्टीकरण की राजनीति का यह परिणाम तो होना ही था। इसे ही कहते हैं आ बैल मुझे मार। हम सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। आए दिन हिंसा की घटनाएं, हत्याएं, अपहरण होते हैं और हम सब इस चीज से वाकिफ हैं। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही है। महिलाओं पर जितनी निर्यातना, जितने आक्रमण होते हैं, उसमें देश में चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। एसिड अटैक में प्रथम नंबर पर पश्चिम बंगाल है। और मैं कह दूं कि हिंसा और हत्या की घटनाओं में ये जो पूरी बातें हैं, ये डीएनए टीएमसी के डीएनए में है। मैं ये कह दूं, ये सारी बातें, ये हिंसा करवाना, हिंसा करना टीएमसी के डीएनए में है।
जब वामपंथियों का शासन था उस वक्त भी ऐसा चल रहा था। तो जब तृणमूल कांग्रेस आई तो लग रहा था कुछ फर्क आएगा पश्चिम बंगाल में, लेकिन मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद यह हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं और हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। और जहां तक इस वारदात का सवाल है, इस हिंसा का सवाल है, रामनवमी के समय में हिंसा का सवाल है, तो मैं कह दूं कि जय श्री राम का नारा लगाने से ही तो मुख्यमंत्री क्रोधित हो जाती थी और उन्होंने कितनी सारी सभाएं छोड़ दी क्योंकि जय श्री राम का नारा लगा। और सरस्वती पूजा पर रोक भी टीएमसी की ममता बनर्जी जी ने लगाई थी, इस बात को हम सब न भूलें। और याद रखें, मेरे पास तो सारी फहरिस्त है, पूरी तिथियां हैं जिस दिन ममता बनर्जी की सरकार के समय घटनाएं हुई हैं। और 10/10/2022 मोमिनपुर में हिंसा की घटनाएं, उसके पहले 31/3/2022 ठीक है अपराजिता जी, मैं ठीक है बॉडी 10 शव। मेरे एक सवाल सुन लीजिए आप जी। आप कह रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनसे संभल नहीं रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में उनकी स्थिति बहुत खराब है और बहुत दिक्कत में है वहां का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आप मुझे बताइए गुजरात के वडोदरा में फिर क्यों ऐसे हालात बने? महाराष्ट्र में आप भी सरकार में हो, आप शिंदे वहां पर मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, आपको वहां पर गठबंधन में, वहां क्यों इस तरह के हालात हुए? देखिए मैं कह दूं, गिनी चुनी घटनाएं होना अलग बात होती है, लेकिन अगर वो दिनचर्या बन जाए, अगर हर दिन होने लगे, तो सरकार की नियत, सरकार की नीति और सरकार की योग्यता पर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जहां तक पश्चिम बंगाल का सरकार की बात है, यहां की सरकार की नीति और नियत पर हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति, और ये क्या हो रहा है? देखिए ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, अगर वहां कानून व्यवस्था चरमराई हुई है तो मुझे लगता है कि किसकी सरकार बदनाम हो रही है? ममता बनर्जी जी की सरकार बदनाम हो रही है चंद लोगों को खुश करने के लिए, उनके चंद लोगों के तुष्टीकरण के लिए। बात फिर से तुष्टीकरण पर आ रही है और कह रहे रोज रोज ये पश्चिम बंगाल का हाल हो गया है। मैं इसका जवाब स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से लूं, लेकिन मेरे पास विनोद बंसल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और देवकी नंदन ठाकुर से भी कमेंट लेना मुझे। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा विनोद बंसल जी के पास। विनोद बंसल जी कह रहे पश्चिम बंगाल में रोज रोज की स्थिति हो गई है जी। क्या ममता बनर्जी वाकई में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है या हालात पश्चिम बंगाल के इस तरह से बना दिए गए? देखिए विवेक जी, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। ममता जी ने जब ये कहा मुसलमानों के बीच में जाकर के कि देखिए रामनवमी की शोभा यात्राएं तो निकालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी मुस्लिम समुदाय के ऊपर हमला हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार शोभा यात्राओं से पहले इनको कैसे पता लग गया मुस्लिम समुदाय पर हमला हो गया? और ये समुदाय जो हमलावरों के लिए, हमला के लिए फेमस है, जो समुदाय हमेशा पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद के लिए फेमस है, जो समुदाय पैगंबर मोहम्मद के नाम पर जो है आतंकवादी संगठन चलाता हो, जिस समुदाय को कुछ लोग कट्टरपंथी लोग जो है मुझे और शांतिपूर्ण चल रही विनोद बंसल जी पर हमले करते हो, आखिरकार उस समुदाय को तुम हमला जो हमलावर समुदाय है, पूरे समुदाय जो उसके जो विनोद बंसल जी इस बात पर मैं आपको रोकूंगा, पकड़ने के बजाय उन पर अंकुश लगाने के बजाय आप चंद लोगों के समूह को पूरे समुदाय से नहीं जोड़ सकते हैं। मुझे इस बात पर आपत्ति है, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। विवेक जी, मैं कह रहा हूं कि समुदाय के कुछ लोग, मैंने कहा कि उस समुदाय के कुछ लोग जो कट्टरपंथी हैं, उनको बचाने की कोशिश जिस तरह से सरकार कर रही है, वो सारे संपूर्ण विश्व ने देखा है। आप देखिए कि बार बार ये बात कहती है कि रूट चेंज कर दिया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो रूट लिख के दिया था वो रूट है, उसी रूट पर हम गए। एक बात। दूसरी बात, जो परमिशन की बात झूठ बोल के कर रही हैं ममता जी, उनको शर्म आनी चाहिए कि स्टेट की मुख्यमंत्री हैं। हमारे पास प्रूफ है, हमें बाकायदा पुलिस कमिश्नर के साथ में कई राउंड की मीटिंग हुई है, वहां के स्थानीय कई जो जितने भी थाने पड़ते हैं उन थानों को सबको सूचना है। मैं कहता हूं आप बताइए तो सही, अगर कोई परमिशन नहीं थी इसका मतलब क्या हमला करवा दोगे? अगर किसी ने कोई तलवार लहरा दी, अगर कोई बाय द वे कोई अपने लाइसेंस से बंदूक लेके भी चला गया, तो क्या उसके ऊपर पत्थर बरसाओगे? आप उसमें आगे नहीं करोगे? अरे कहीं कुछ मामला अगर सेंसिटिव बन रहा है विनोद बंसल जी, हमलावरों के पैरोकार, कहीं कुछ मामला सेंसिटिव बन रहा है तो उससे दूर रहने की जरूरत है या आग में और पेट्रोल डालने की जरूरत है कि और भड़क जाए? एक सेकंड स्वयं प्रकाश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। कहीं कुछ मामला सेंसिटिव है, कोई इलाका तनावग्रस्त है, कहीं हो सकता है कि इस तरह के इनपुट्स मिले हो, तो वहां जाने की जरूरत क्या है? आवाज मेरे को ठीक नहीं आ रही थोड़ी।
मैं कह रहा हूं नहीं, मैं कहता हूं विवेक जी मैं कहता हूं सेंसिटिव एरिया को सेंसर कर दो ना जी। उसको आप कह रहे हैं कि जाने की जरूरत क्या है? क्या मिनी पाकिस्तान हो गया क्या वो? आप मुझे बताइए, भारत में कौन सा नागरिक है जो कहां नहीं जा सकता? ये भारत के संविधान की बात करते हैं और संविधान को ही नहीं मानते। ये मैं कहता हूं ये हिंदू समाज को, अगर हिंदू समाज ने भी ऐसे ही ठान लिया, की बात करते हैं, अगर आप ये कानून एक सेकंड स्वयं प्रकाश जी, मैं आ रहा हूं आपके हमारे लिए भी पास। लागू करो। जवाब दिया। मोहर्रम का जुलूस मैं आ रहा हूं, एक हिंदू संगठनों से के सामने से नहीं निकलेगा, हिंदू बस्तियों के सामने से नहीं निकलेगा, ठीक है। किसी मंदिर के सामने से नहीं निकलेगा। आप ये कहना चाहते हो क्या? स्पष्ट करें। नहीं विनोद बंसल जी, मैं ये कह रहा हूं कि जहां इलाका तनावग्रस्त है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस सरकार की नहीं होती, आम लोगों की भी होती है। मैं ये कह रहा हूं आपसे। हाँ बिल्कुल, उन आम लोगों की जिम्मेदारी है जो वहां पर रहते हैं। उनको फूल बरसाने चाहिए, फूल की जगह पत्थर बरसा रहे हैं। ठीक है, देवकीनंदन ठाकुर जी के पास में जा रहा हूं। ठीक है, देवकीनंदन ठाकुर जी, वहां पर पत्थर फेंके जाते हैं तो यहां भी पत्थर फेंकोगे क्या? ठीक है देवकीनंदन जी, क्या यह सवाल जानबूझकर इसलिए उठाया जा रहा है चूंकि मामला हिंदू बनाम मुस्लिम हो और इसका सियासी फायदा लिया जाए? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो भी इस समय आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, भगवान श्री राम सभी को इतनी अच्छे अपने जीवन से, वाणी से नहीं, यहाँ पर तो जितने भी लोग बोल रहे हैं अपनी जुबान से बोल रहे हैं, और जो कैमरे पे बोल रहे, टीवी पे बोल रहे, शायद कईयों के तो दिलों में भी वो चीजें नहीं होंगी जो अभी बोली जा रही हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने अपनी वाणी से नहीं, अपने जीवन में चरित्र से, चारित्र दर्शन करा के सबको बताया है कि एक अच्छा मानव कैसा होना चाहिए, और पूरे मानवता को उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया। और आज उसी राम की भूमि पर, उसी राम के देश में आज कई जगह पर यह कह दिया जाता है ये सेंसिटिव इलाका है। इस सेंसिटिव इलाके में, संवेदनशील क्षेत्र में आप रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। विवेक जी, मैंने इतने ध्यान से सबको सुना है। मैं 1 मिनट चाहूंगा, बड़ी शांति से सुनिए। मैं 1 मिनट सिर्फ चाहूंगा कि आप सब शांति से सुने। राम की इस भूमि पर राम की शोभा यात्रा निकाले जाने पर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती? दूसरा प्रश्न, ऐसे धार्मिक स्थान कौन से हैं जिन पे पहले से ही पत्थर रखे हुए होते हैं? तीसरी बात, गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले लोग राम जी की शोभा यात्रा निकालने पर कैसे, और मुझे तो बड़ा दुख होता है कि कई जगह पर कई लीडरों ने यह कहा कि अभी मैंने यही सुना कि 5 बजे के बाद शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती। भाई क्यों? राम की शोभा यात्रा है वो किसी रावण की शोभा यात्रा थोड़ी निकाली जा रही है जो आप टाइम बाउंड कर रहे हैं। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे की बात नहीं है, 5 से 6, 7 बजे, 8 बजे तक तो शोभा यात्रा चल सकती है। लेकिन संविधान की शपथ लेकर कोई ये कहे कि फलाना सावधान, तुम उस क्षेत्र में नहीं जा सकते राम की शोभा यात्रा ले जाकर, ये बहुत दुखद है। और मैं फिर निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी राजनेता मुझे सुन रहे, जिस पार्टी के भी सुन रहे हैं, अगर तुमने तुष्टीकरण की राजनीति ऐसे ही जारी रखी तो 25 साल बाद आने वाली पीढ़ी तुम्हें धिक्कारेगी और तुम्हें बताएगी कि तुमने कितना गलत किया है, क्योंकि 25 साल बाद यह देश इतना सुरक्षित नहीं होगा। तो हम सबसे प्रार्थना करना चाहेंगे, आज बचाओ, भविष्य बचाओ, और आने वाली पीढ़ी भी हमारे राम की शोभा यात्रा निकाल सके। ठीक है, कौन सा वो स्थान है जहां पर राम की शोभा यात्रा लेकर नहीं जा सकते? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से मैं इसका जवाब लूंगा। स्वयं प्रकाश जी, देवकीनंदन पूछ रहे हैं कि कौन सा वो हिस्सा है देश का जहां पर राम की शोभा यात्रा लेकर, प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा लेकर नहीं जा सकते? दिक्कत क्या है इस चीज से? और जब इनपुट थे तो वहां पर सुरक्षा पहले से क्यों नहीं बढ़ाई गई? पुलिस पर निष्क्रियता के आरोप क्यों लग रहे हैं? देवकीनंदन जी ठाकुर को मेरा प्रणाम। देखिए, विषय यह है कि जहांगीरपुरी के अंदर में भी जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अमित शाह जी ने वहां भी परमिशन नहीं दिया। आपको पता होना चाहिए, पिछली साल दिल्ली जहांगीरपुरी में दंगे हुए थे। आप बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए। अरे बीच में मत बोलिए, सुनिए ना, सुनिए। अरे आप रुकिए ना, बीच में मत बोलिए ना, आपको मौका मिला, आपने झूठ की बात करो ना, साथ रहिए। आपको जवाब जब देश की बात का क्या मतलब है आप? ठीक है, विनोद बंसल जी जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात कर लेंगे। विनोद बंसल जी रुक जाइए, आपको जब मौका उनका पक्ष आने दीजिए। विनोद बंसल जी, पश्चिम बंगाल में सरकार में उनका पक्ष आने दीजिए। पूरे देश की बात कर रहे हैं,
हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, अभी देश का वातावरण की बात हो रही है। इस देश के अंदर में जो नफरत का माहौल, जो गंगा जमनी अरे तहजीब, पूरे देश को छोड़ दीजिए, आप बंगाल में रहिए, आप पूरा क्या देश करिए, आपका नहीं है। बंगाल में 1000 से ज्यादा रैलियां निकली है, जुलूसें निकली गई है, आप उनकी तारीफ नहीं करेंगे। हमने स्वयं जुलूस निकाली है, 2000 से फूल 2000 बरसाए हैं, हमने निकाले आप उनकी हैं, तारीफ उसको नहीं छोड़ करेंगे। दीजिए। बंगाल के लेकिन आखिरकार हावड़ा में हमला क्यों हुआ? आप हारने हावड़ा में हमला क्यों हुआ? आखिरकार टीएमसी के गुंडों ने मिलकर के उनको इंस्टिगेट करने की एक एक करके ये जिहादी हमला क्यों विनोद करते बंसल हैं? जी एक एक करके, विनोद बंसल जी एक एक करके, एक एक करके, विनोद बंसल जी एक एक करके। आप स्वयं प्रकाश जी, ये स्वयं प्रकाश जी। जो भाषा उपयोग कर रहे हैं, ये जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये भाषा राष्ट्रीय चैनल में उपयुक्त नहीं है। देखिए देश के अंदर में कैसा माहौल नफरत का बना दिया गया है। देश में जो मुसलमान है, क्या वो जीएसटी नहीं देता है? वो क्या देश का नागरिक नहीं है? क्या देश को अधिकार नहीं है? किस तरह की बात करते हैं? स्वयं प्रकाश जी, स्वयं प्रकाश जी। हिंदू और मुसलमान ये विश्व GST हिंदू देता है। परिषद की रक्षा की बात करते आप हैं। बताइए कितना परसेंट मुसलमान स्वयं प्रकाश जी एक सेकंड, विनोद बंसल जी एक सेकंड, विनोद बंसल जी एक सेकंड, विनोद बंसल जी मैं स्वयं प्रकाश जी से बात कर, मैं बात कर रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए आप। कोई जाति का स्वयं प्रकाश जी एक सेकंड, कमाल की बात कर रही है। मैं चलिए मैं देश के सबसे बड़े सूबे, एक सेकंड विनोद बंसल जी एक सेकंड, विनोद बंसल जी एक सेकंड, विनोद बंसल जी प्लीज बात मानिए ना, प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। स्वयं प्रकाश जी एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल की आबादी कितनी है? देखिए पश्चिम बंगाल की आबादी 10 करोड़ के आसपास है। बोलिए। हाँ ठीक है, 10 करोड़ के आसपास है। मुस्लिमों की आबादी कितनी होगी वहां पर? 30% के आसपास, 27 से 30%। 30%, 2.5 करोड़ के आसपास होगी। ठीक है, और बांग्लादेश ठीक है, अब मैं देश के सबसे बड़े सूबे की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश की आबादी आपको पता है कितनी है? देखिए आप कंपैरिजन मत करिए। लगभग नहीं, एक सेकंड, आपने पूरे देश की बात की, मैं भी फिर पूरे देश की बात करूंगा। मैं एक सेकंड रुक जाइए आप, एक सेकंड रुक जाइए, इस तरह से आप नहीं कर सकते। आप बोलिए तो सही सही, मैं बोलूं तो कड़वा कड़वा, ऐसा चलेगा नहीं। मेरी बात सुनिए स्वयं प्रकाश जी, आप उत्तर प्रदेश में मेरी बात, मेरा सवाल तो सुन लेंगे, सवाल तो सुनेंगे स्वयं प्रकाश जी, सवाल तो सुनेंगे। उत्तर प्रदेश में लगभग 21 करोड़ की आबादी है, 4 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। यहां पर भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे संभाल लिया? मैं बताता हूं, दंगे करने वाले लोग यही लोग हैं। ये जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, इनका एजेंडा रहता है कि तो फिर गुजरात में माहौल कैसे, गुजरात के वडोदरा में माहौल कैसे खराब हुआ? लोगों ने बंगाल के अंदर 2000 शोभा यात्रा निकाली है, पता है आपको? अकेले एक- सिलीगुड़ी के अंदर 81 एक शोभा सेकंड, यात्रा निकली है। विनोद बंसल जी एक एक करके, विनोद बंसल जी एक एक करके, विनोद बंसल जी एक एक करके प्लीज। मैं बात करूंगा तब तो सवाल का जवाब आ पाएगा ना। स्वयं प्रकाश जी बताइए, क्यों नहीं संभल रहा आपसे पश्चिम बंगाल? आप तो जवाब ही नहीं दे पा रहे, आप चुप हो जाते हैं बार बार। ऑर्डर अंडर कंट्रोल है। आप मेरी बात सुनिए, जी। जो अभी वहां शांति है, किसी भी भीड़ पे अगर आप चलती हुई जुलूस में एक पत्थर फेंक दिया, वो पत्थर कौन किसने चलाए पत्थर? क्या एक्शन लिया? कितने लोगों को अभी तक आपने हिरासत में लिया? कितने लोगों पर कार्रवाई की? क्या डिटेल है आपके पास? सुनिए, आरएसएस वाले ब्रिटिश टाइम में क्या करते थे, वो मुसलमानों को जी। और हिंदुओं को लड़वाने में बात कर रहे हैं। लगाए। सर आप ना ये जेनरिक आंसर से थोड़ा सा ऊपर बढ़िए और थोड़ा फैक्ट लेकर आइए, फैक्ट पर बात कीजिए। पूरे फैक्ट है। आप आरएसएस और वीएचपी से आगे नहीं बढ़ पा रहे और लास्ट में आप बीजेपी पर चले जाते हैं। मैं वारिस पठान जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं अपराजिता और विनोद जी आपके पास। वारिस पठान जी, बात बात में ये ब्लेम कर देना कि भाई ये वहां चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए, इसलिए ये हो गया। आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन नहीं करेंगे और बार बार आरोप लगाएंगे, ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं, देखिए मैंने सबकी बातों को सुना, सारंगी पत्थर मैडम की किसी और बातों ने को चलाए। सुना, मैंने धर्मगुरु की बातों को सुना। जेल मैं में जवाब ये किसी और देना पर चाहूंगा घुस कि गया। अगर आपको रामनवमी का जुलूस निकालना है, निकालिए, सबको अधिकार है अपने अपने हिसाब से अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का। धर्मगुरु जी ने अच्छी बात करी। मैं निकालना उनसे है। पूछना चाहूंगा, क्या आप ये जुलूस लेकर जो निकलते हो रामनवमी का, उसमें तलवार लेकर जाना अलाउड है, रिवॉल्वर लेकर जाना अलाउड है? उसके बाद ये जुलूस जाकर एक मस्जिद के सामने रुकता है, वहां पे जोर जोर से डीजे बजाते हैं, क्या ये अलाउड है? क्या ये आपकी यात्रा के अंदर शोभा देता है? उसके बाद आप JSR के नारे जोर जोर से लगाते हो वहां पे, क्या ये अलाउड है? मुझे बताइए, ये क्या ये वातावरण को बिगाड़ने वाली चीजें नहीं है? देखिए मैं बोल रहा हूँ, बीच में बोल रहा है, अच्छी बात नहीं है, इसको रोकिए, नहीं तो फिर बात अच्छी नहीं है। मेरा सवाल जिनसे कर रहा हूं उनसे करने दो ना, किसी के भी फालतू आदमी से मैं बात नहीं करना चाहता हूं। मैं धर्म गुरु जी से बात कर रहा हूं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, जी क्या ये अलाउड है? फिर वहां पर आप जाके मस्जिद के ऊपर चढ़ जाइए, मथुरा के अंदर भगवा झंडा लेकर आप फहराइए वहां पर, क्या ये शोभा देता है? अब ये करेंगे तो सीधी बात है, आप किसी के घर में घुसकर उसको गाली बकेंगे तो सामने वो आएगा,
वो आएगा सामने से, उसके बाद तनाव बढ़ता है। अब पुलिस प्रशासन की भी जवाबदारी बनती है ना कि इसको रोके। दिल्ली जहांगीरपुरी के अंदर परमिशन नहीं था, फिर भी वहां से लोग लेके चले गए, क्यों लेके गए? तो धर्मगुरु जी क्या ये अलाउड है? नहीं अलाउड है, तो आपको रोकना चाहिए ना कि हमारे देश के अंदर गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब का हम प्रतीक मानते हैं, सेकुलरिज्म मानते हैं, सबको अपना ठीक है, मैं इसका जवाब देवकीनंदन जी से ले लेता हूं, लेकिन वारिस पठान जी नहीं हो, इसके लिए आप जैसे धर्मगुरु को वारिस आगे पठान आकर जी, भी बोलना जी, पड़ेगा ठीक ना। है, वारिस पठान आप जी, भी आकर समझाइए और इस डिबेट- निष्पक्ष इंक्वायरी जी, होना चाहिए। मैं तो जी, विवेक ठीक है, मैं देवकीनंदन जी से जवाब ले लेता हूं। इंक्वायरी करे पुलिस, जिसने पत्थर फेंका उस जी। पर भी, जिसने डीजे बचाया जी। उस पर भी, जिसने जेएसआर के नारे लगाए उस पर भी। जी। बिहार शरीफ के अंदर मस्जिद में घुसकर मस्जिद को जी। जला दिया गया विवेक। अब उनके खिलाफ क्या मैं जवाब ले लेता हूं। क्यों कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ? मैं फिर जो बात मैंने विनोद बंसल को कही कि एक समुदाय को किसी चीज से कनेक्ट नहीं कर सकते, मैं वही बात यहां पर भी कहता हूं। 5 सेकंड कौन में- लोग अंदर गए, कौन लोग, किन लोगों ने आग लगाई, ये जांच का विषय हो सकता है। इसके लिए पूरे के पूरे रामनवमी के जुलूस को आप दोषी नहीं ठहरा सकते वारिस पठान। जवाबदार कौन और है? दूसरा जो मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे रिएक्शन आ रहे कि हैं। महाराष्ट्र की लोग, सरकार- वारिस पठान जी, लोग ये लिख रहे हैं कि आप एक दिन के डीजे से परेशान हो गए और यहां मस्जिदों पे तो 8-8, 10-10 लाउड स्पीकर रोज 4 बार बजते हैं। तो ये तो सोशल हार्मनी है ना कि दोनों समुदाय बढ़ रहे हैं और आगे साथ साथ मिलकर चल रहे हैं। इसकी जवाबदारी मैं आपके आरोपों का जी बोलिए आप। हाँ। वहीं पर आ रहा हूं ना, मैं महाराष्ट्र की आपको बात बताना चाहूंगा। आप मेरे को बात ही नहीं करने देंगे तो कैसा चलेगा? मैं महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र के अंदर विवेक पिछले 3 महीने से आप देख रहे हो क्या हो रहा है। बार बार लगातार हम बोल रहे हैं कि बाहर से तेलंगाना से लोग आ रहे हैं, राजा सिंह जैसे, जमानत के ऊपर यहां पर रैली निकाल रहे हैं। लव जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर मुसलमानों को गाली दी जा रही है, नरसंहार की बात की जा रही है, आर्थिक बहिष्कार की बात की जा रही है। एफआईआर होते हैं उनके ऊपर, केस होते हैं उन पर, उनको अरेस्ट नहीं करता बल्कि उनको इजाजत दी जाती है कि ये आपका पॉलिटिकल सवाल हो गया। मैं इसका जवाब अपराजिता सारंगी से ले लूंगा, लेकिन पहले देवकीनंदन ठाकुर से जवाब ले रहा हूं। ठीक है, रुक जाइए। देवकीनंदन ठाकुर जी, करने का मौका, आपका सवाल पहले देवकीनंदन जी से था। देवकीनंदन जी, जालना के अंदर मस्जिद के अंदर ठीक है, वारिस पठान जी, ओके, मैं उस, ठीक है, आपके वारंट को रोकने जी, की ठीक है, जवाबदारी देवकीनंदन जी सरकार की थी ना। जी, सरकार फेल हुई है तो सरकार को ठीक है, मानना चाहिए क्या उनकी फेलियर है। ठीक है, और अपनी देवकीनंदन सरकार जी चाहिए फिर ऐसे सरकार हाँ, को। देवकीनंदन जी, विवेक जी, प्रश्न क्या है? उनका प्रश्न यह है कि रामनवमी के जुलूस के नाम पर मस्जिदों के सामने डीजे बजाना, मस्जिद में घुसकर आगजनी करना, मस्जिदों में पत्थर चलाना, क्या यह जायज है? वो पूछ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए भगवान श्री राम मर्यादा में ही हमें उनका कार्य भी मर्यादा में करना चाहिए। हमें किसी की मस्जिद के आगे जाके जय श्री राम बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर रास्ते में मस्जिद पड़ रही है तो हम लोग अपना कार्य करते हुए उत्साह के साथ अपने आगे से निकल जाए, बजाय हम किसी मस्जिद पे भगवा फहराएं। मैं इसके अगेंस्ट हूं कि हम किसी की मस्जिद पे जाके भगवा फहराएं, लेकिन मैं इसके भी अगेंस्ट हूं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के स्थान पर, वहां पर आज तक भाईचारे की बात नहीं कही गई और किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु ने आके ये नहीं कहा कि हम इस मस्जिद को अपने हाथों से कहीं और जाके स्थापना करेंगे और हम अपने हिंदू भाइयों के साथ, गंगा जमुना तहजीब के साथ, यहां हिंदुओं का जन्म, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, तो यहां पर हिंदू लोग अपने भगवान को खूब मनाएं, क्योंकि इनके यहां पर वहां कोई स्थान कुरान में नाम तक नहीं है मथुरा का। फिर भी मैं उसके अगेंस्ट हूं कि किसी ने वहां जाके झंडा फहराया, लेकिन मैं इसके भी अगेंस्ट हूं कि मथुरा की जो जन्मभूमि है वहां पर आज तक मस्जिद उन आतताइयों ने बनाई थी मंदिर तोड़कर, और आज भी जो गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं वो आज भी नहीं कहते कि हम अपने हिंदू भाइयों के साथ में, हम अपने साथ चाहते हैं। दूसरी बात, मैं आप सबके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं, अपने भारत सरकार से, आप पत्रकारों से और यहां बैठे हुए जितने भी पैनलिस्ट हैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं, एक इस निंदा की तर्ज पर एक ऐसा कानून बना दीजिए कि जो भी हमारे देवी देवताओं की जो नंगी तस्वीर बनाते हैं, जो हमारे रामायण को जलाते हैं, जो हमारे राम को अपशब्द बोलते हैं, उनको इतना तगड़ा दंड मिले, जिन हाथों से ये अपराध करते हैं वो हाथ देखने के योग्य न रह जाएं, वो पत्थर उठाने के योग्य न हो जाएं। ऐसा कानून भारत सरकार को लाना चाहिए जिससे कोई भी सनातनियों के धर्म पर पत्थर उठाने से पहले 100 बार सोचे, और हम ये न्याय चाहते हैं सरकार से और ये हमें संविधान अधिकार देता है। आप कह रहे हैं इसके लिए कानून होना चाहिए, लेकिन कानून बन जाने से क्या इस बात की गारंटी हो जाएगी कि ऐसा नहीं होगा? कानून तो बहुत सारी चीजों के लिए बहुत पहले से ही है, लेकिन वो चीजें भी होती है। विनोद बंसल जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद में अपराजिता जी अपने पास जा रहा हूं। वाजपेयी जी, एक सेकंड, विनोद बंसल जी, अपने आप से अगर जो पत्थर उठा रहे हैं उनके ऊपर पत्थर बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं आ रहा हूं, देवकीनंदन जी आ रहा हूं। विनोद बंसल जी, 1991 के 15 अगस्त 1947 वारिस पठान जी, वर्शिप एक्ट पर मत जाइए, वर्शिप एक्ट पर चर्चा बाद में कर लेंगे। विनोद बंसल जी से मैं जवाब ले लूंगा। वाजपेयी जी, एक सेकंड, विनोद बंसल जी बताइए, उनको नहीं चेंज कर सकते आप?
विवेक जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए जो जिस तरह से मिथ्या प्रचार चल रहा है कि मस्जिद के ऊपर कोई भगवा लहरा दिया, मस्जिद के सामने कोई हथियार लहरा दिए, या मस्जिद के सामने कोई जोर से जय श्री राम के नारे लगा दिए, मैं कहता हूं ये सब बेकार की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टेटमेंट हैं सारे। वो व्हाट्सएप से ये वीडियो उठाते हैं जो फैब्रिकेटेड वीडियो है, भाई वीडियो है, उनके बेस पर चलते हैं। मैं देश के अंदर कोई एक इंसिडेंट, मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब मुहर्रम का जुलूस चलता है तो कभी आपने सुना है कि कभी किसी मस्जिद से, किसी मंदिर से कोई हमला किया हो, किसी मठ से कोई पत्थर चलाए हो? मैं कहता हूं अगर, लेकिन अब जितने भी हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें मस्जिद, मदरसे और ये कब्रिस्तान, यही आखिरकार हमला के केंद्र क्यों होते हैं? आखिरकार ये आतंक के केंद्र क्यों बन जाते हैं? बिहार शरीफ में जिस तरह से घटना, वारिस पठान जी एक एक करके सुनेंगे तब तो समझ में आएगा, फिर वो बीच में बोलेंगे फिर आपको दिक्कत होगी। एक एक करके सबकी बात आने दीजिए। वारिस पठान जी एक सेकंड, वारिस पठान जी एक एक करके सबकी बात आएगी तो समझ में आएगा। विनोद बंसल जी, जब मैं बोल रहा था ये बीच में बोल, मैं कह रहा हूं देखिए जिस तरह से ये जो बिहार शरीफ में हुआ, जिस तरह से बिहार शरीफ में हुआ, वहां पर पुलिस की संख्या बहुत कम थी और जो थे वो पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं थे। पुलिस खुद अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रही थी और उसके बाद आप कहते हो कि वो जो शोभा यात्रा में लोग चले थे उनकी सुरक्षा कर रहे थे? नहीं। और मैं कहता हूं जितने भी हमले होते हैं आखिरकार वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में क्यों होते हैं? आखिरकार जितने भी भारत के अंदर हिंदुओं के शोभा यात्राओं पर हमले होते हैं वो मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान से क्यों होते हैं? मुस्लिम बस्तियों से ही क्यों होते हैं? आखिरकार कोई बताए आखिरकार ये जो इस तरह के हमले कभी इनके मुसलमानों के धार्मिक आयोजन के समय किसी मंदिर से या किसी चर्च से होते हैं क्या? ठीक है, मैं इसका जवाब स्वयं प्रकाश जी से और वारिस पठान से लूंगा, लेकिन को त्यागना पड़ेगा। ठीक, एक सेकंड अपराजिता जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से इंतजार कर रही है अपराजिता जी। वारिस पठान और स्वयं प्रकाश जी का आरोप है कि जहां जहां आपकी सरकार नहीं है, ठीक है विनोद बंसल जी मैं आ रहा हूं, जहां जहां आपकी सरकार नहीं है वहां सुनियोजित तरीके से लोगों को ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। वारिस पठान कह रहे हैं महाराष्ट्र में भी पिछले 1 साल में यह चलन बढ़ा है कि वहां पर लव जिहाद, लैंड जिहाद के मामलों में रैलियां निकाली जा रही हैं और उन रैलियों में भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हैं। हम तो संतुष्टिकरण की बात करते हैं। हमारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है, कोई भी हमारी ऐसा योजना नहीं है जो सिर्फ एक समुदाय के लोगों के लिए हो। हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, तो फिर इस तरह के प्रश्न आए कहां से? और देखिए, समझने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था को कायम रखने की दायित्व ममता बनर्जी के कंधों पर है, या उनकी सरकार करेगी। स्वयं प्रकाश जी आ रहा हूं आपके पास, के बाद आप ही के पास आ रहा हूं। तो उन्होंने दायित्व के खिलाफ वो क्यों गई और इस तरह की स्थिति क्यों होती है? पुलिस खड़ी और हिंसा चल रही है, ये कैसे संभव है? और मैं कह दूं कि 3 मार्च को परमिशन के लिए सूचना दी गई थी, चिट्ठी दी गई थी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और अगर आप वो परमिशन का रिक्वेस्ट लेटर आप देखेंगे तो उसमें शिवपुर ट्राम डिपो लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो रूट में नहीं था। उसके बाद भी ये घटना हुई, तो सरकार, जो राज्य सरकार की इंटेलिजेंस विंग क्या कर रही है? उन्हें पता क्यों नहीं चला कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में कुछ घटनाएं ऐसी होने वाली है? तो प्रिवेंटिव अरेस्ट भी हो सकते थे, क्यों नहीं हुए प्रिवेंटिव अरेस्ट? सो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति का यह सब परिणाम है और इस बात को हम सबको मानना होगा। लेकिन ममता बनर्जी जी को यह भी समझना होगा कि इस तरह की वारदातों से उनकी सरकार ही बदनाम होती जा रही है। और यह जो मैंने कहा, हिंसा इनके डीएनए में है, टीएमसी के डीएनए में हिंसा है, वामपंथियों के डीएनए में था और उससे बढ़ चढ़कर अब इनके डीएनए में है। जी तो ठीक है, मैं स्वयं प्रकाश जी से इसका जवाब ले लेता हूं। जिसका जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वाह ठीक ढंग से होना चाहिए। ठीक है, स्वयं प्रकाश जी, इन्होंने डीएनए की बात की। सबसे बड़ी बात है, बंगाल की जनता के डीएनए की बात की है कि वामपंथी की सरकार जनता की सरकार थी। तृणमूल कांग्रेस को भी जनता ने चुना है, जनता की सरकार है, तो वो जनता के ऊपर, उनके डीएनए के ऊपर आरोप लगा रही है कि यहाँ की जनता ही वो है। मगर मैंने ममता बनर्जी जी और उनकी टीएमसी के नेतृमंडली के डीएनए की बात की है। नहीं, वो आप सरकार की बात कर रहे हैं। मैंने ममता बनर्जी जी के डीएनए की बात की है। ममता बनर्जी धरने पर बैठी थी। के डीएनए की बात की है। आप
जिस देखिए मैंने इन्होंने अभी कहा वामपंथियों जी, के ठीक है। DNA की रुक बात जाइए, अपराजिता जी, ठीक है। मैंने लोगों के डीएनए की जी, बात ठीक नहीं है। की आप बोलिए मत। पश्चिम उन्होंने बंगाल के लोगों उन्होंने को ममता वही बनर्जी बात सरकार कर रहे हैं। और ममता बनर्जी मंत्रिमंडल की बात की। आप स्वयं प्रकाश जी, देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाते हैं और कब्रिस्तान और शमशान के नाम पे वोट मांगते हैं। ये विभाजनकारी शक्तियां हैं जो देश को तोड़ने में लगी हुई है। ये विभाजनकारी शक्तियों की अच्छा। देन है। अब मुझे एक बात बताइए, स्वयं प्रकाश जी, हजारों पत्थर स्वयं प्रकाश जी, आप देश के प्रधानमंत्री, एक सेकंड, रिवॉल्वर स्वयं प्रकाश जी, रिवॉल्वर लेके आप ड्यूटी पे जाएंगे। स्वयं प्रकाश जी, आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अभी आप कह रहे थे कि ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाना मतलब पश्चिम बंगाल की जनता का अपमान करना। आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि विभाजनकारी शक्ति बन गए, तो आप देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं। 40% उस मतदाता का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने उनको वोट दिया। तो आप अपनी सरकार की बात कीजिए और आप फेल क्यों वहां पर, इसकी बात बताइए। हावड़ा में आपकी सरकार फेल क्यों हुई, इस बात का जवाब दीजिए स्वयं प्रकाश जी। आप बोलिए। मैं कह रहा हूं हावड़ा में आपकी सरकार फेल क्यों हुई? नहीं, हमारी सरकार फेल नहीं हुई है। वहां पे जो भी आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये हमारी सरकार ने लोगों को गिरफ्तार भी किया है। देखिए, अगर राम की जुलूस निकल रही है, अरे पत्थरबाजों को तो गिरफ्तार किया ही नहीं अभी तक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।